हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और इसी तरह मैं आज भी आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मैं हमारे एक सब्सक्राइबर के कहने पर लाई हूँ, जिन्होंने मुझे वैम्पायर स्टोरी लाने के लिए कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरी बात मानिए। मेरे मेरे पति ने किसी का खून नहीं किया है। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बीमार हैं और खुद का ख्याल भी नहीं रख सकते। आपकी ये बात मैं मान सकता हूँ क्योंकि आपका वकील हूँ मैं, पर ये बात हम अदालत में सबके सामने कैसे पेश कर पाएंगे, उन्हें कैसे समझा पाएंगे, मुझे नहीं पता। पर मैं जानती हूँ कि उसने कुछ नहीं किया है। मिस ऑरेलिया, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। मैं जानता हूँ सैम को, पर हमारी बातों पर सब विश्वास नहीं करने वाले। हमें और मेहनत करनी होगी, वरना वो बच नहीं पाएगा। तो क्या करूं? मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था? ये कुछ 6 महीने पहले की बात है। यहाँ एक बैंक में मेरे पति मैनेजर का काम करते थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा घाटा होने की वजह से वो बैंक दिवालिया हो गया और बंद हो गया, और इसलिए मेरे पति की नौकरी चली गई। वो नौकरी की तलाश में शहर पहुंचे और वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी कंपनी थी, और कुछ अजीब सी चीज़ें थी वहाँ जो मेरे पति ने मुझे बताई थी। उनके शुरुआती ख़तों में वो मुझे बताते थे कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसका मालिक बहुत अच्छा है। उसने उनके रहने की व्यवस्था अपने घर में करवा रखी है, जहाँ वह आराम से रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और वो घर काफ़ी बड़ा था, बहुत खूबसूरत, एक पेइंग गेस्ट की तरह। उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही थी, जैसी उन्हें यहाँ मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। और तो और उन्हें अपने रहने खाने का खर्च भी नहीं करना था, इसलिए उन्हें वो नौकरी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि जब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तब वो वापस घर आने की कोशिश करेंगे या फिर मुझे ही वहाँ शहर बुला लेंगे, पर इसका मौका ही नहीं आया। जब वो वहाँ से आए तब वो इतने बीमार थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। क्या हुआ कुछ नहीं बता पा रहे थे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ। तो तुम्हें बाद में पता चला वहाँ क्या हुआ था? पता नहीं। उन्होंने कहा कि वो घर और वो कंपनी जहाँ उन्हें काम करने जाना था वो एक बहुत पुराने शहर से थी, जहाँ अब ज़्यादा आबादी नहीं है, या यूँ कहें बिल्कुल भी आबादी नहीं है। बहुत वीरान सा इलाका है, कुछ हद तक एक जंगली गांव का इलाका। उन्होंने बताया था कि वहाँ आसपास ज़्यादा घर भी नहीं है। और उनके मालिक के बारे में क्या? उनके मालिक के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि वो बहुत कम ही उन्हें नज़र आता है। दिन के वक्त अक्सर वो गायब होता है, सिर्फ रातों के वक्त घर आता है। दिन में शायद ही उसने कभी उसे देखा हो। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ से आने के बाद आपने सैम में क्या परिवर्तन देखे थे? वहाँ से आने के बाद वो बहुत बदल गया था। वो हर वक्त डरा रहता था, घबराया हुआ रहता था, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। कमरे की खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ अच्छे से बंद करके रखता था, और मुझे भी कहता था कि मैं कहीं बाहर ना जाऊं। ठीक से सोता नहीं था, कुछ खाता नहीं था, बहुत कमज़ोर भी हो गया था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि उसे एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और फिर मैंने उसे एक साइकोलॉजिस्ट को दिखवाया, और उन्होंने कहा कि वो बस थोड़ा सा डिप्रेस्ड है,
पर क्यों, ये बात वो भी पता नहीं कर पाए। बहुत देर तक उससे पूछताछ करने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब सैम्यूल यहाँ आए तब वो अपना पूरा सामान भी उनके साथ नहीं लेकर आए थे। बहुत बहुत अजीब सी हालत में यहाँ आए थे, जैसे वो बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में घर से निकले हों। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ अजीब जो मैंने महसूस किया है, पर किसी से बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं सैम को और किसी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहती। गांव के लोग वैसे भी आजकल उनसे कटने लगे हैं, हमसे कटने लग गए हैं। क्या बात है, मुझे बता सकती है ऑरेलिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। आपने कभी गौर किया है आजकल गांव में जैसी अजीब चीज़ें हो रही हैं, कैसी अजीब चीज़ें। आजकल गांव में हर वक्त धुंध की चादर फैली रहती है। हाँ, ये तो अजीब चीज़ है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी चीज़ें इंसानों के किए का ही फल है। नहीं, सिर्फ इसी गांव में ऐसा क्यों होता है? इस गांव से बाहर ऐसा नहीं है। और उन मवेशियों का झुंड के झुंड में मारा जाना, ये कोई बीमारी भी हो सकती है। कोई ऐसी बीमारी जिसमें जानवर मर जा रहे हों, ये बीमारी फैलती हो। पर एक रात में ये सारे जानवर एक साथ, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। पर तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैंने गौर किया है जब से सैम वापस लौटा है, ये तब से हो रहा है। हमारे सामने का एक घर, वो सबसे आखिरी घर, वो बड़ा घर जिसकी चिमनी यहाँ से नज़र आती है, हाँ, वो घर तो मैंने भी देखा है। मुझे लगता है कि वहाँ कोई रहने आया है, पर वो घर खाली नज़र आता है ऑरेलिया। अगर कोई वहाँ रहता तो, मेरा मतलब है, मैं भी उसके सामने से गुज़रता रहता हूँ, पर आज तक किसी को उसके अंदर नहीं देखा, क्योंकि वो रात के वक्त यहाँ आता है। मैंने देखा है, अक्सर सैम रात के वक्त अकेला सो नहीं पाता, बहुत घबराता था। तब कई बार मुझे रात भर जागना पड़ता था, और उसके कमरे की खिड़की से मुझे उस घर की वो चिमनी साफ नज़र आती थी। वहाँ से आता हुआ धुआं मुझे नज़र आता था, और ऐसा लगता था कि वहाँ कोई है। कभी कभी महसूस होता है कि, छोड़ो, नहीं, बताओ मुझे ऑरेलिया। कभी कभी महसूस होता है कि मैं ही पागल हो रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई है और वो सैम को नुकसान पहुँचाना चाहता है। मेरा मतलब समझ रहे हो? क्या तुम किसी तरह से किसी भूत या आत्मा की, पता नहीं वो क्या चीज़ है, तो चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं ऑरेलिया, जैसा तुमने मुझे बताया है। मैं तुम्हारी आखिरी बात का जवाब नहीं दे सकता, पर सैम का उस जगह जाना, वहाँ से ऐसी बदहवास हालत में वापस आना, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या तुमने कभी सैम से इस बारे में बात करने की कोशिश की, या उसने तुम्हें कुछ बताया? उसने कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ जैसे ही इन बातों की शुरुआत करती हूँ, वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, जैसे उसे दौरा पड़ गया हो। ओह माय गॉड। तो उसका पूरा सामान वापस नहीं आया है ना? हाँ, नहीं वापस आया। उसका एक ट्रंक है मेरे पास, और वो कागज़ों से भरा हुआ है। किस तरह के कागज़ हैं वो मैंने नहीं देखा। तो फिर मेरे ख्याल में हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। क्या पता कुछ काम का मिल जाए। हाँ, मुझे भी लगता है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। लाओ वो ट्रंक मुझे दिखाओ। फिलहाल सैम कहाँ है? उसे पुलिस ले गई है। क्या उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इतना कि सैम का मिस्टर कॉलिन से झगड़ा हुआ था। वो सैम को
भला बुरा कह रहे थे और सैम ने गुस्से में आकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ओह, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सैम ने ही उसे मारा हो। हाँ, पर पता नहीं सैम वहाँ कब गया था, पर सैम उनके घर के पास मिला उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ। तो ये वाकई बुरी बात है। क्या इसके अलावा कोई सबूत? नहीं, फिलहाल तो नहीं। मिस्टर कॉलिंस कैसे मारे गए, उन्हें कुछ पता है? अजीब तरीके से। उनकी गर्दन पर चाकू से काटने का निशान था, पर अभी ये पता नहीं चला है कि उनकी मौत क्यों हुई। हालांकि उनकी गर्दन पर चाकू से काटे जाने का निशान था, पर खून नहीं बहा था, जैसे कि उनके शरीर में खून हो ही ना। ये अजीब बात है। हाँ, बिल्कुल अजीब बात है, क्योंकि मैंने सुना जो मवेशी यहाँ मारे गए वो मवेशी भी कुछ इसी तरह से मरे। उनके शरीर में खून ही नहीं था और उनके शरीर पर 2 छोटे सुराख के निशान पाए गए। ये बहुत अजीब चीज़ें हैं। ऑरेलिया, तुमने मुझे इतना कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन दस्तावेज़ों को देखना चाहिए। ऑरेलिया ने वो सारे दस्तावेज़ जो भी सैम्यूल अपने साथ वापसी में लेकर आया था वकील के सामने कर दिया और वकील उसे तल्लीनता से पढ़ने में जुट गया। तकरीबन 2-3 घंटे तक उन दस्तावेज़ों में माथापच्ची करने के बाद आखिरकार उसे कुछ मिला। ऑरेलिया, क्या हुआ? कुछ मिला? यहाँ देखो, ये ऐसा लग रहा था कि सैम्यूल एक डायरी लिख रहा था या फिर वैसा ही कुछ। इसका एक पन्ना यहाँ है। ये पूरा ट्रंक कागज़ों से भरा हुआ है। हो सकता है बाकी पन्ने भी यहीं हों। उसने इसे टाइप किया है। हाँ, वो काफ़ी अच्छे से टाइप कर लेते थे, बहुत तेज़ी से। हाँ, और उसने यहाँ उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, पर ये बीच का पन्ना है। अगर हम बाकी पन्ने भी इकट्ठे कर पाए तो हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। जिसके बाद ऑरेलिया और वकील दोनों ने मिलकर उस ट्रंक के सारे कागजातों को एक साथ खंगालना शुरू किया। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वो सभी कागज़ मिल ही गए। सैम्यूल ने उस पर नंबर डाल रखे थे जिससे उसे क्रम में लगाने में आसानी हो। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार वकील ने उसे पढ़ना शुरू किया। उनका नाम मिस्टर जैक्सन था और काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद उन्हें इसका एक सिरा मिलता हुआ नज़र आया। आज पहला दिन है जब मैं अपनी नई नौकरी के लिए जा रहा हूँ। शहर में काफ़ी दिन ढूंढने के बाद आखिरकार एक सज्जन ने मुझे बताया कि उन्हें एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत है जिस पर वो भरोसा कर पाएँ, और मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मेरे पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है तो मैं ये काम करना चाहूँगा। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था। मेरी उनसे ख़त के ज़रिए बात हुई और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने अपना पता दिया और मुझसे कहा कि मैं अकेला ही वहाँ आऊँ। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने साथ किसी और को लेकर आऊँ, सो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। वैसे भी इस शहर में मुझे जानने वाला और कोई नहीं है, ना ही मुझे इससे बेहतर नौकरी मिल रही है। जितना कि उन्होंने मुझे यहाँ की सैलरी के बारे में बताया है, ये मेरे लिए काफ़ी है और काफ़ी अच्छी सैलरी है। उन्होंने कहा अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर मेरा काम उन्हें पसंद आया तो वो मुझे ये नौकरी ज़रूर देंगे। साथ ही साथ मेरे रहने और खाने का प्रबंध भी उनके घर पर ही करवा देंगे, और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं वाकई इस अजनबी शहर में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। ना ही यहाँ ठहरने की कोई अच्छी व्यवस्था है और ना ही खाने पीने का कोई ठिकाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं किसी अच्छे होटल पर खर्च कर सकूं। इसलिए जितनी जल्दी ये मुसीबत ख़त्म हो उतना अच्छा, ताकि मैं अपनी प्यारी ऑरेलिया को सारी मुसीबतों से छुड़ा सकूं। हम पर बहुत कर्ज हो चुका है, मैं अब उसे चुकता करना चाहता हूं। इसके बाद वो पन्ना ख़त्म हो गया और अगला पन्ना शुरू हुआ।
मेरा सफ़र काफ़ी अजीब और डरावना रहा। सफ़र का आधा हिस्सा मैंने एक ट्रेन से तय किया और उसका आधा हिस्सा मुझे एक बग्गी में तय करना पड़ा, क्योंकि ये रास्ता जंगली था और बहुत खाली, बहुत ही सुनसान। रास्ते भर मुझे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ये सफ़र बहुत थका देने वाला था। सफ़र में रास्ता ख़राब था और गड्ढों भरा था। साथ ही साथ जंगल की ऐसी आवाज़ें मुझे और भी डरा रही थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पर बग्गी में बैठा होने की वजह से मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था। पर पता नहीं क्यों इस हिस्से में बहुत ठंड सी महसूस हो रही थी और धुंध की चादर कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा कि मुझे अपनी अगल बगल की चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं खिड़की से बाहर कुछ भी देखने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ सिर्फ धुंध की चादर से ढका हुआ था। आखिरकार चलते चलते अचानक ही हमारी गाड़ी रुक गई। मुझे लगा शायद हम पहुंच गए और मैंने बाहर निकलकर कोचवान की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या हम पहुंच गए? और उसने कहा, नहीं फ़िलहाल तो नहीं, पर आपको यहीं उतरना होगा। मैं इससे आगे आपको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बस इसके आगे आपको नहीं ले जा सकता हूँ और आपको अकेले ही जाना होगा। इससे आगे कितना रास्ता और बचा है? हाँ, तकरीबन 2 किलोमीटर। इतना लंबा रास्ता और रात के वक्त। अगर पैसों की कोई परेशानी है तो थोड़े पैसे और ले लो, पर मुझे आगे छोड़ दो प्लीज़। देखो, मैं इस इलाके में नया हूँ, इसे नहीं जानता, और रात का वक्त है, हर तरफ धुंध है और बार बार भेड़ियों की आवाज़ आ रही है मुझे बहुत करीब से। तो देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो हाँ, मेरे ख्याल में तो आपको भी नहीं जाना चाहिए, पर ये आपकी अपनी इच्छा है, तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे उसके पैसे दे दिए। वो वापस चलता बना और मैं अपने भारी ट्रंक के साथ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लग गया। उस 2 किलोमीटर के सफ़र ने मुझे जितना डराया उतना आज तक मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। वो बहुत खौफनाक सफ़र था। आगे का रास्ता बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। रह रह के लगता था कि मैं गिर पड़ूंगा। अचानक ही पैर किसी गड्ढे में चला जाता या फिर मुझे किसी अजीब से जानवर की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता कि वो मेरे बिल्कुल करीब है। और बीच रास्ते में तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि लगातार कोई मेरा पीछा कर रहा है। पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता और मैं धीरे धीरे करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं मैं कितनी देर तक उसी तरह चलता रहा। वो रास्ता बहुत अंधेरा था और आखिरकार चलते चलते मैं एक बंगले के आगे रुका। ये असल में एक तरह का महल लग रहा था। इतनी शानदार जगह, इतना शानदार घर मैंने आज तक नहीं देखा था, सच बोलूँ तो। और उसे देखकर ही मेरा मन खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत साकार हो गई है। अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो फिर और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वो बंगला बहुत खूबसूरत था, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी उदासी, एक मनहूसियत थी वहाँ पर। बहुत खामोशी थी। मैं आगे बढ़ते हुए उसके दरवाजे तक पहुँचा। दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक लंबी चौड़ी परछाई बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद उसने मेरा अभिवादन किया और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था, बहुत ही धीमी आवाज़ में। मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये घर इतना बड़ा था, पर फिर भी काफ़ी पुराना था, काफ़ी ज़्यादा पुराना। यहाँ पर रोशनी के लिए अभी भी कैंडल्स और लैंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, पर फिर भी ये खूबसूरत था। पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आते ही एक अजीब बेचैनी सी महसूस होने लग गई थी। वो धीरे धीरे मेरे साथ चलते चलते आगे बढ़ा और मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा दिया। और जाते जाते उसने कहा कि खाना कुछ ही देर बाद तैयार हो जाएगा और मैं खाना खाने के लिए आ सकता हूँ। बस इतनी ही बातें हुई।
ये घर मुझे बहुत ज़्यादा खाली और सुनसान लगा, मानो यहाँ मेरे और उसके अलावा और कोई था ही नहीं। ये बात मुझे बहुत अजीब और आश्चर्यजनक लग रही थी। पर खैर, मेरा कमरा ठीक ठाक था। असल में ये काफ़ी बड़ा था, पर ये घर इतना खाली था कि मुझे यहाँ रहना बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपना सारा सामान वहीं रख दिया, अपने कपड़े बदले और डिनर के लिए तैयारी करने लग गया। तकरीबन 1 घंटे बाद घड़ी ने घंटा बजाना शुरू किया और मैं समझ गया कि अब डिनर का वक्त हो गया है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे हॉल की तरफ गया, जहाँ डाइनिंग रूम था। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने पहली बार अपने मेज़बान को देखा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।